नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि क्यूमान ऊर्जा क्या होती है। जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है अपने पास, उस नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में दो प्रकार की ऊर्जाएं हमें प्राप्त होती है। एक होती है क्यूमान ऊर्जा। इस क्यूमान ऊर्जा के लिए हमने कल मान निकाल लिया था कि क्यूमान ऊर्जा होती क्या है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्यूमान ऊर्जा के अलावा, तो जो दूसरी ऊर्जा अपने पास थी वो कौन सी थी? वो थी दहली ऊर्जा। यानी कि दो प्रकार की ऊर्जाएं होती है, क्यूमान ऊर्जा और दहली ऊर्जा। क्यूमान ऊर्जा के लिए कल हमने समीकरण निकाल लिया था कि क्यूमान ऊर्जा में होता क्या। देखो, अगर ऊर्जा हमें धनात्मक प्राप्त होती है, कैसी ऊर्जा प्राप्त होती है? धनात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो धनात्मक जो ऊर्जा अपने पास थी उसके लिए जो अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है बेटा? वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। मतलब वो ऊष्मा को क्या करती है? उत्सर्जित करती है। अगर इसके लिए इसका मान ऋणात्मक आया था, तो ऋणात्मक मान की जब बात करते थे तो ऋणात्मक मान के लिए जो क्यूमान जो अपने पास थी ऊर्जा, मतलब क्या होती है? अवशोषित होती है। और जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है वो अभिक्रिया कौन सी होती है बेटा? वो होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, आज हम बात करेंगे दहली ऊर्जा की कि दहली ऊर्जा होती क्या। तो बेटा ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया है अपने पास, कौन सी अभिक्रिया की बात करेंगे दहली ऊर्जा के लिए हम? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। मतलब जो क्या करती है? ऊष्मा का अवशोषण करती है। इस ऊष्माशोषी अभिक्रिया में जो प्रक्षेप्य कण है जो उत्पाद बनाता है, मतलब ये कौन सा कण हो गया? प्रक्षेप्य कण हो गया। ठीक, जो उत्पाद बनाता है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में प्रक्षेप्य कण की ऐसी न्यूनतम गतिज ऊर्जा, वह गति करता है बेटा, वो टक्कर करता है, तो टक्कर में गति में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। तो उसकी जो न्यूनतम गतिज ऊर्जा की हम बात करेंगे। इस न्यूनतम गतिज ऊर्जा में जो मान होगा अपने पास वो क्या होगा? देखो कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंदर जो प्रक्षेप्य कण होता है उसकी वह न्यूनतम गतिज ऊर्जा जिस पर वह उत्पाद बनाता है, जिस पर क्या बनाता है? वो उत्पाद बनाता है बेटा, क्या कहलाएगी? दहली ऊर्जा कहलाती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में जो प्रक्षेप्य कण था उसकी ऐसी न्यूनतम गतिज ऊर्जा जो उत्पाद बनाने के लिए सहायक होती है या जिसके द्वारा उत्पाद बनाया जाता है वो क्या कहलाती है? दहली ऊर्जा कहलाती है। बेटा देखो समझो कि माना अपने पास एक प्रक्षेप्य कण है ए, जो किसी नाभिक के साथ या परमाणु, स्थिर परमाणु के साथ क्रिया करता है। ये स्थिर परमाणु हो गया एक्स। प्रारंभ में बेटा माना ये एक मध्यवर्ती परमाणु बनाते हैं जेड, और ये मध्यवर्ती परमाणु आगे बढ़कर दो हिस्सों में चला गया और वो दो हिस्से कौन से हो गए? वाई प्लस में पी। यानी कि एक अपने पास प्रक्षेप्य कण था जो एक्स की परमाणु के साथ टक्कर करता है, तो दोनों एक मध्यवर्ती परमाणु बना रहे हैं जेड, और इस मध्यवर्ती परमाणु से आगे ये वापस दो हिस्सों में विभाजित हो गया। इसका मतलब अगर मैं मान लो मध्यवर्ती परमाणु की बात करता हूँ, नाभिक, ये जो नाभिक बना है मध्यवर्ती नाभिक या परमाणु, नाभिक जेड का द्रव्यमान बेटा क्या होगा? नाभिक जेड का द्रव्यमान किसके द्वारा बना है? इसको लिखा एम जेड से। किसके द्वारा बना है बेटा? एक तो था एम ए यानी कि ए का द्रव्यमान, और दूसरा क्या था? एक्स। तो क्या हो जाएगा? एम एक्स। मतलब अगर हम ए और एक्स दोनों के द्रव्यमानों को जोड़ दें तो किसके द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा बेटा? जेड के द्रव्यमान के बराबर। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब आगे हमें इसके बाद करना क्या है? हम रेखीय संवेग संरक्षण लगाते हैं। मतलब संवेग संरक्षण से बेटा संवेग संरक्षित रहता है। ये हमने कल पढ़ लिया था कि जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें संवेग का मान कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। तो यहाँ पर हम संवेग संरक्षण से लगा रहे हैं, और संवेग संरक्षण से होगा क्या? देखो पहले की अभिक्रिया में बात करते हैं, इस जगह पे आते हैं, इन दोनों की बात करते हैं यहाँ से। बेटा ये स्थिर था, मतलब इसका संवेग नहीं होगा, यानी कि पहले का संवेग हो गया एम ए वी हो गया ए के लिए, ये बराबर होगा, ये तो स्थिर था मतलब इसका हो गया +0, लिख दो +0। बराबर क्या आएगा? ये अपने पास आया z के लिए एम जेड वी जेड हो गया बेटा। अगर मैं यहाँ से वी जेड का मान निकालता हूँ तो देखो वी जेड का मान अपने पास क्या आ जाएगा? यहाँ से जब हम यहाँ से वी जेड का मान निकालेंगे तो जो वी जेड का अपने पास मान आएगा वो बेटा क्या होगा? वी जेड बराबर देखो आ जाएगा अपने पास, ये 0 था तो ये हो गया एम ए वी ए अपॉन में एम जेड।
हो गया एम ए वी ए अपोन में क्या हो गया एम जेड, ये हमने निकाल दिया किसका मान बेटा वी जेड का। अगर हम इसको आगे लिखें तो देखो आगे इसका मान और क्या आ सकता है, देखो एम ए वी ए अपोन में एम जेड का मान समीकरण 1 से क्या आएगा एम ए प्लस में अगला मान क्या है एम एक्स, इसको दे दो बेटा समीकरण नंबर 2, मतलब हमने वी जेड का मान यहां से निकाल दिया। अब देखो अभिक्रिया के क्यू मान की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं अभिक्रिया का क्यू मान। बेटा क्यू मान के लिए फॉर्मूला क्या होता है क्यू इक्वल्स टू, अपने पास जो फॉर्मूला कल हमने निकाला था वो क्या था ई वाई प्लस में ई बी माइनस ई ए, यही था फॉर्मूला कि अभिक्रिया के बाद की कुल ऊर्जा बराबर अभिक्रिया के पहले की कुल ऊर्जा। हमने क्या किया बाद वाली ऊर्जा में से किसको घटा दिया था पहले वाली ऊर्जा को हमने घटा दिया था। ठीक है बेटा, अब देखो Z जो है उस Z से अपने पास कितने कण बन रहे हैं, तो देखो Z से बेटा जब कण की हम बात करेंगे तो Z जो अपने पास था उस Z से Y और B वापस आपस में क्या हो गए बने हैं, यानी कि आप ई वाई प्लस में ई बी इनकी ऊर्जा को किसके बराबर लिख सकते हो Z की ऊर्जा के। तो अपने पास मान क्या आ जाएगा Q बराबर हो गया ई जेड माइनस ई ए, हो गया बेटा ये आ गया इसका मान। बेटा गतिज ऊर्जा की बात हो रही है और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, तो Z के लिए क्या आएगा एम जेड वी जेड स्क्वायर, माइनस में क्या आएगा अगला जो मान आएगा अपने पास ए का क्या आएगा 1/2 एम ए वी ए का स्क्वायर, हो गया मतलब हमने दोनों मान रख दिए। अब इसको देखो आगे सोल्व करते हैं। अगर देखो उष्मा शोषी अभिक्रिया है बेटा, कौन सी अभिक्रिया है उष्मा शोषी, और उष्मा शोषी अभिक्रिया में जो क्यू का मान होता है वो कैसा होता है माइनस का, तो ये हो गया माइनस का क्यू बराबर यहां से मान क्या आएगा 1/2 एम ए वी ए स्क्वायर माइनस में 1/2 एम जेड वी जेड स्क्वायर, हो गया मान। माइनस हमने कॉमन ले लिया तो इनके निशान आपस में क्या हो गए बदल गए, क्यों क्योंकि जो उष्मा शोषी अभिक्रिया अपने पास होती है उसमें ऊर्जा का मान ऋणात्मक आता है। अब देख लो हमने Vz का मान निकाला था, वो Vz का मान यहां पर रख दो, क्या आएगा 1/2 एम ए वी ए स्क्वायर माइनस 1/2 एम जेड, आगे का मान अपने पास Vz का मान कितना था बेटा वो था एम ए वी ए अपोन में एम ए प्लस में एम एक्स का होल स्क्वायर, हो गया Vz का स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करो बेटा क्या आएगा 1/2 एम ए वी ए स्क्वायर बराबर 1/2 एम जेड का मान कितना होता है समीकरण 1 से एम ए प्लस में एम एक्स इंटू में एम ए का स्क्वायर वी ए का स्क्वायर अपोन में क्या आएगा एम ए प्लस में एम एक्स का होल स्क्वायर। आ गया बेटा, इससे एक से एक कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास ये आ गया 1/2 एम ए वी ए का स्क्वायर बराबर 1/2 ना माइनस में बीच में एम ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर अपोन में एम ए प्लस में एम एक्स, रख दिया हमने मान। जो अपने पास मान था वो मान यहाँ पर रख दिया। तो बेटा मान रखने के बाद जो अपने पास आंसर आएगा उसमें देखो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में से कॉमन आ गया 1/2 एम ए वी ए स्क्वायर, इसकी जगह बचा 1 और माइनस में यहाँ पर बेटा ऊपर कितना बचा एम ए और अपोन में हो गया एम ए प्लस में एम एक्स, ये आ गया माइनस क्यू के बराबर। इतना करने के बाद देखो अब आगे करते क्या है हम कि देखो जो प्रक्षेप्य की गतिज ऊर्जा होती है बेटा, प्रक्षेप्य कण की जो गतिज ऊर्जा होती है वो ही किसके बराबर होती है दहली ऊर्जा के बराबर होती है। इसका मतलब देखो यहाँ पर 1/2 एम ए वी ए स्क्वायर क्या होती है प्रक्षेप्य कण ए था अपने पास, उसके लिए आएगा। तो ये हो गई प्रक्षेप्य की दहली ऊर्जा, जिसको लिख लो ETS से लिख रहे हैं यहाँ पे। अंदर क्या आएगा मान 1 माइनस एम ए अपोन में एम ए प्लस में एम एक्स, मतलब इसको दहली ऊर्जा के बराबर लिख दिया तो ये अपने पास ये वाला मान आ गया। अब आगे देखो बेटा हम करेंगे क्या, इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो आगे सोल्व करने के लिए क्या करो देखो माइनस क्यू बराबर ETH, अंदर लघुत्तम ले लो, लघुत्तम क्या आएगा एम ए प्लस में एम एक्स
ऊपर आ गया एम ए प्लस में एम एक्स माइनस एम ए, बड़ा कैंसिल हो गया आपस में, क्या बचा माइनस का क्यूब बराबर ई टी एच। दहली ऊर्जा किसकी है, प्रक्षेप्य के कण की, जो किसका काम करती है, उत्पाद बनाने का कार्य करती है। अंदर हो गया एम एक्स अपोन में एम ए प्लस एम एक्स, आ गया मान। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो अपने पास आगे मान क्या आएगा, यहां से ई टी एच बराबर आ गया माइनस का क्यू, भाग में था ऊपर कहां चला गया बेटा, गुणा में, तो गुणा में अपने पास कितना गया एम ए प्लस में एम एक्स, और अपोन में क्या आएगा अपने पास एम एक्स। बेटा ये जो फॉर्मूला हमारा होता है ये दहली आवृत्ति का फॉर्मूला होता है, दहली ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। और दहली ऊर्जा क्या होती है कि जो अपने पास उष्माशोषी अभिक्रिया होती है उसमें प्रक्षेप्य जो कण होता है जो टक्कर करता है उसकी ऐसी न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है जो कि उत्पाद बनाने के लिए जरूरी होती है, वही होती है दहली ऊर्जा, जिसका हमने मान निकाल दिया, ये रहा मान। बेटा इसके बाद जो अपनी अगली हेडिंग आती है, तो जो अपनी अगली हेडिंग है बेटा वो है नाभिकीय अभिक्रिया की अनुप्रस्थ काट। तो जो अपनी अगली हेडिंग थी वो थी नाभिकीय अभिक्रिया की अनुप्रस्थ काट। अब बेटा नाभिकीय अभिक्रिया की जो अनुप्रस्थ काट होती है वो होती क्या है, तो अपने पास जो नाभिक होता है ये नाभिक क्या होगा, जो नाभिकीय अभिक्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है। इस नाभिक के चारों ओर का बेटा एक ऐसा क्षेत्र होता है, मतलब इसके चारों ओर का एक क्षेत्र होता है, और वो क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें यदि हम आपतित कण मतलब प्रक्षेप्य कण, जो हम यहाँ अब तक ये एक काम में ले रहे थे, ये होता है आपतित कण या प्रक्षेप्य कण, ठीक है। तो इस नाभिक के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें यदि हम आपतित कण को गुजारें तो आपतित कण को गुजारने पर उत्पाद बनने की पूर्ण संभावना होती है, यानी कि अभिक्रिया संपन्न होने की पूर्ण संभावना होती है। तो वो क्षेत्र कौन सा कहलाएगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र कहलाएगा, किसका, नाभिकीय अभिक्रिया का। तो क्या हुआ, नाभिकीय अभिक्रिया में होगा क्या कि नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी जो अपने पास प्रक्षेप्य कण था या आपतित कण था, जब हम उसको वहां पर लेकर जाएंगे तो अभिक्रिया के संपन्न होने की पूरी संभावना होती है। ये बेटा कहलाता है अनुप्रस्थ काट, और इस अनुप्रस्थ काट को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको, सिग्मा से। बेटा होता क्या, देखो अभिक्रिया, इसका जो फॉर्मूला निकलता है वो कैसे निकलता है, तो अपने पास अभिक्रिया में भाग लेने वाले, मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेने वाले कणों की संख्या, कि जितने कण अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तथा कणों की कुल संख्या, मतलब कुल कणों की संख्या, मतलब जितने, देखो टोटल जो कण होते हैं सारे के सारे अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कण आपकी अभिक्रिया में क्या ले, भाग ले। तो जितने कण अपने अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनकी संख्या और अपन में सारे कणों की संख्या का जो अनुपात होता है बेटा, ये अनुपात अपना कहलाता है, किसके बराबर कहलाता है, कुल अनुप्रस्थ काट बटा में क्षेत्रफल। मतलब ये अनुपात होता है अपने पास कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले कणों की संख्या और बटा में कुल कणों की संख्या का जो अनुपात होता है वो अनुप्रस्थ काट और क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अगर मानो हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई माना अपने पास एक ए क्षेत्रफल तथा dx मोटाई की प्लेट है, क्या है बेटा, जिसका क्षेत्रफल तो a है और मोटाई कितनी है, dx है। तो एक ऐसी प्लेट अपने पास है जिसका क्षेत्रफल a है और मोटाई dx है। और बेटा इसके एकांक आयतन में, कि अगर हम बात करते हैं इसके एकांक आयतन में अणुओं या परमाणुओं की जो संख्या है, परमाणुओं की संख्या बेटा वो स्मॉल n है। कितनी है परमाणुओं की संख्या, स्मॉल n है। अपने पास a क्षेत्रफल और dx मोटाई की एक प्लेट थी जिसके एकांक आयतन में जो परमाणुओं की संख्या है वो कितनी है, स्मॉल n है। और बेटा इस स्मॉल n जो परमाणु अपने पास है, माना इस प्लेट पर कैपिटल N अणु आपतित होते हैं, या कैपिटल N परमाणु यहाँ पर क्या होते हैं, आपतित होते हैं इस प्लेट के ऊपर, ठीक है।
तो ऐसी स्थिति में देखो, और जब इतने तो आपतित हुए तथा टक्कर जो करते हैं अपने पास, माना डीएन परमाणु या अणु, कण क्या होते हैं, अणु बोल दो कण बोल दो, वो टक्कर करते हैं, मतलब अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो अपने पास एक इस आकार की प्लेट थी जिसके एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या कितनी थी बेटा, एन थी। इस प्लेट के ऊपर एन अणु आपतित होते हैं जिनमें भाग कितने लेते हैं, डीएन अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं। हो गया बेटा। अब देखो एकांक आयतन में जो परमाणुओं की संख्या है वो कितनी है, एन है, और अपने पास प्लेट का जो आयतन है वो कितना हो गया, ए डीएक्स आयतन में परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी बेटा, अपने पास जो आयतन में परमाणुओं की संख्या होगी वो हो जाएगी, देखो एन ए डी एक्स हो गया। एक आयतन में तो एन थे, तो इसमें कितने हो गए, एन ए डी एक्स, इतने परमाणु उसमें उपस्थित हो गए। और बेटा एक नाभिक का जो अनुप्रस्थ काट है वो कितना है, सिग्मा है। अपने पास कितने नाभिक है, इतने हैं, तो इनका जो अनुप्रस्थ काट होगा आता है कुल अनुप्रस्थ काट, क्या हो जाएगा, एक के लिए इतना है ना सिग्मा, तो इतने के लिए क्या होगा, एन ए डी एक्स इंटू में सिग्मा, ये आ गया कुल अनुप्रस्थ काट। बेटा जो फॉर्मूला था उसमें मान रख दो। देखो अभिक्रिया में भाग लेने वाले कणों की संख्या, कितने कणों ने भाग लिया था, डीएन, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले कण कितने हो गए, डीएन, अपोन में कुल आपतित कण कितने थे बेटा, एन। कुल अनुप्रस्थ काट कितनी है, ये है एन ए डी एक्स इंटू में सिग्मा, और अपोन में क्षेत्रफल कितना था, ए। बेटा ए से ए हो गया कैंसिल, तो अपने पास जो मान बचेगा वो क्या आएगा, देखो तो कैंसिल होने के बाद जो अपने पास मान बचा वो जो मान है बेटा, तो अपने पास बचा dn अपोन में n बराबर n dx सिग्मा। यहां से बेटा सिग्मा का मान निकाल दो, क्या आएगा 1 अपोन में n dx dn अपोन में n हो गया। और ये कहलाता है अनुप्रस्थ काट का मान कहलाता है। किसका मान कहलाता है, ये अनुप्रस्थ काट सिग्मा का अपना मान कहलाता है। ठीक है। अगर बेटा हम प्लेट से निर्गत कणों की संख्या निकालेंगे, अभिक्रिया के बाद प्लेट से कितने कण निर्गत होंगे, तो उसका फॉर्मूला यहीं से आ जाएगा। और बेटा वो होता है dn अपोन में n बराबर सिग्मा n dx। और ये मान जो आता है ये माइनस का आता है। और माइनस का मान क्यों आता है बेटा, क्योंकि जो प्लेट की मोटाई है उसके साथ जो निर्गत कण होते हैं बेटा उनकी संख्या घटती है। मतलब प्लेट की जितनी मोटाई होगी उस मोटाई के अनुसार निर्गत कणों की संख्या घटती है। अगर मोटाई कम है तो निर्गत कण कम होंगे, मतलब ज्यादा होंगे। और जैसे जैसे मोटाई बढ़ती जाएगी निर्गत कणों की संख्या कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये ऋणात्मक चिन्ह है। ये किसको दर्शाता है कि प्लेट की मोटाई बढ़ने पर जो निर्गत कणों की संख्या है वो कैसी होती है, कम होती है। ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं कि जो अपने पास निर्गत कण थे वो कितने हैं बेटा, निर्गत कणों की जो संख्या है, निर्गत कणों की संख्या, माना जो निर्गत कणों की संख्या है अपने पास वो n0 है। कितनी संख्या है बेटा, निर्गत कणों की संख्या n0 है। तो देखो प्रारंभ में संख्या n0 है और अधिकतम कितने निर्गत होंगे, जितने आपतित हुए थे। आपतित कितने हुए थे, कैपिटल N, तो n0 हो गए। और अधिकतम यहां से कितने आपतित होंगे, कैपिटल N। मतलब इसकी अगर लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, n0 से लेकर कहां तक जाएगी बेटा, n तक। तो क्या करो, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण 1 का क्या कर दो, समाकलन कर दो, का समाकलन करने करो बेटा समाकलन। क्या आएगा, dn अपोन में n बराबर माइनस सिग्मा n dx। लिमिट क्या आएगी, देखो निर्गत n0 और अधिकतम कितने निर्गत हो सकते हैं, n। यहां से मान क्या आएगा बेटा, देखो अपने पास लिखोगे n0 n 1 अपोन में n dn। यहां जो नियत है बाहर निकालो, माइनस सिग्मा n नियत था, बाहर आ गया बेटा, स्मॉल n था। अंदर क्या बचा है, dx। करो 1 अपोन में x का क्या होता है, log x, तो ये हो गया log e n। और लिमिट क्या लगेगी, n0 से n, इस तरफ का मान आ गया माइनस सिग्मा n और dx का हो गया बेटा कितना, x। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो आगे सोल्व करने पर क्या आएगा, पहले कौन सी लिमिट लगेगी, अपर लिमिट, फिर किसका निशान आएगा,
माइनस का और फिर कौन सी लिमिट लगेगी, लोअर लिमिट। तो यहाँ पे आ गया log e एन माइनस log e एन जीरो बराबर माइनस सिग्मा एन एक्स। log a माइनस log b क्या होता है बेटा, log a अपोन में log b आ गया बराबर माइनस सिग्मा एन एक्स। क्या करो बेटा, लोग हटा दो, मतलब एंटी लोग ले लो, या लोग हटाओगे तो क्या आएगा, इस तरफ का जो अपने पास मान है वो हो गया एन अपोन में एन जीरो, इस तरफ का मान क्या होगा माइनस सिग्मा एन एक्स हो गया। यानी कि एन बराबर किसके आ जाएगा, एन जीरो ना ई की पावर, ये मान किसके रूप में जाएगा, ई की पावर माइनस सिग्मा एन एक्स। क्यों, क्योंकि लोग हटाने पर जो मान होता है वो कहाँ पर चला जाता है, ई की घात में चला जाता है। तो एन जीरो ई की पावर माइनस सिग्मा एन एक्स, ये हमने मान निकाल दिया। ये जो मान निकला है किसका आ गया, एन बराबर अपने पास आ गया एन जीरो ई की पावर माइनस सिग्मा एन एक्स। मतलब ये संबंध किस किस के बीच में आया बेटा, आपतित कण और निर्गत कणों के बीच में अपने पास क्या आ गया, संबंध आ गया। अगली जो अपने बेटा अपने पास एक हेडिंग होती है, तो अगर हम अगली हेडिंग की बात करते हैं तो देखो अगली हेडिंग अपने पास है क्या, ये तो अपना था अनुप्रस्थ काट। बेटा एक अनुप्रस्थ काट होता है साधारण अनुप्रस्थ काट, तो जो हमने पढ़ा है ये कौन सी है, साधारण अनुप्रस्थ काट है। एक होती है स्थूल अनुप्रस्थ काट, या जो हमने पढ़ी है वो सूक्ष्म होती है, और दूसरी कौन सी है, स्थूल अनुप्रस्थ काट। ठीक, तो देखो स्थूल अनुप्रस्थ काट होती क्या है, तो जो हमने सूक्ष्म अनुप्रस्थ काट पढ़ी थी या साधारण अनुप्रस्थ काट पढ़ी थी वो कितनी थी, सिग्मा। ठीक है, यदि इस सूक्ष्म अनुप्रस्थ काट को हम एकांक आयतन में अणुओं की संख्या से गुणा कर दे, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या कितनी होती है बेटा, या परमाणुओं की संख्या कितनी थी, एन मानी थी। देखो ये मान रखी यहाँ पे, एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या कितनी है, एन। तो अगर हम सिग्मा को जो अपने पास सूक्ष्म अनुप्रस्थ काट थी उसको किससे गुणा कर दे, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या से गुणा कर दे, तो जो मान हमें प्राप्त होता है वो होता है कौन सा, स्थूल अनुप्रस्थ काट, जिसको समीशन से प्रदर्शित करते हैं। हो गया, तो बेटा समीशन का जो मान अपने पास आया वो क्या हो गया, समीशन बराबर क्या होगा, सिग्मा एन। एक शब्द आपने पढ़ा होगा माध्य मुक्त पथ। देखो माध्य मुक्त पथ होता क्या है बेटा, कि देखो जो कण होते हैं, परमाणु लगा लो या किसी भी माध्यम में जो परमाणु होते हैं वो यादृच्छिक गति करते हैं, मतलब अनियमित गति करते हैं। जब इन पर कोई बल वगैरह लगाते हैं कि विद्युत क्षेत्र वगैरह लगाते हैं तो ये नियमित गति करने लग जाते हैं, और नियमित गति करते हुए जो लगातार दो टक्कर होंगी इनके बीच में, उसके बीच जो दूरी तय करते हैं वो कहलाता है माध्य मुक्त पथ। ठीक है, माध्य मुक्त पथ को बेटा हम लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्बडा। और लैम्बडा और समीशन में जो संबंध होता है बेटा वो ये होता है, यानी कि माध्य मुक्त पथ और स्थूल अनुप्रस्थ काट एक दूसरे के कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर मान रखेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा एन, क्योंकि समीशन का मान क्या था, सिग्मा एन था। बेटा अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है नाभिकीय अभिक्रिया की दर। नाभिकीय अभिक्रिया की दर, बेटा नाभिकीय अभिक्रिया की जो दर होती है वो फिक्स है। देखो दर का मतलब होता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु और समय के साथ, दर का मतलब हमेशा समय का भाग दे दो, कितने परमाणु भाग लेते थे अपने पास, डीएन, और बटा में आ गया समय, ये होती है नाभिकीय अभिक्रिया की दर। बेटा इसका मान कैसे निकलेगा कि परमाणु कितने भाग लिए, बेटा निर्गत कितने हुए, एन जीरो, भाग कितनों ने लिया, एन ने, हो गया। कमी को दर्शाएगा, माइनस का निशान आएगा क्योंकि निर्गत कम हो रहे थे और भाग ज्यादा ले रहे थे। अपोन में क्या आएगा, समय के लिए क्या है अपने पास, dt था, आ गया dn। आपका मान क्या हो गया कि जितने निर्गत हुए उसमें से हमने किसको घटा दिया, जितनों आपतित हुए थे, तो बच गए जो वो क्या कहलाएंगे, अभिक्रिया में अपने भाग लेंगे। तो बेटा अब आगे देखो हम क्या करेंगे, इसके बाद dn अपोन में dt, यह बात वही है। तो यहां से मान आया n जीरो, n का मान हमने अभी अभी निकाला है, क्या था, n जीरो e की पावर माइनस सिग्मा nx, और अपोन में हो गया dt। ठीक है बेटा, जब हमने इसको आगे सोल्व किया तो आगे सोल्व करने पर अपने पास मान क्या आया, तो यहां से देखो जो मान आएगा n जीरो, तो अपोन में dt तो आ गया कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस e की पावर माइनस सिग्मा nx, हो गया। बेटा इसको खोल दो, 1 माइनस को खोलोगे तो क्या आएगा, ये मान आया n जीरो अपोन में dt 1, और माइनस में e की पावर हमें खोलनी है, e की पावर को खोलोगे तो क्या आएगा, 1
माइनस में सिग्मा एन एक्स, और ये मान बेटा ऐसे ही कहाँ जाएगा आगे। यदि डी एक्स अल्प हो, मतलब ये मान ऐसे ही अपना आगे चला गया, और अब हम कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि जो डी एक्स है उसका मान कितना है, अल्प है, यानी कि डी एक्स अल्प हो। तो बेटा जब डी एक्स का मान अल्प होगा तो अपने पास जो मान बचा वो क्या आएगा, इसकी उच्च घातें कैसी हो जाएंगी, अल्प हो जाएंगी, नगण्य हो जाएंगी। तो अपने पास बचा डी एन अपोन में डी टी बराबर एन जीरो अपोन में डी टी, अंदर हो गया 1 माइनस सिग्मा एन एक्स, आगे का मान क्या हो गया, हट गया, एक से एक कैंसिल हो गया, यानी कि डी एन अपोन में डी टी बराबर अपने पास क्या आया बेटा, जो मान यहां से आया वो अपने पास हुआ क्या, वो हो गया एन जीरो सिग्मा एन एक्स और अपोन में क्या आएगा डी टी। ठीक, क्योंकि बाहर जो माइनस का निशान था उससे अंदर वाला निशान कैसा हो गया था, प्लस का हो गया था बेटा, बदल गए थे आपस में। तो ये अपने पास आ गया डी एन अपोन में टी, मतलब अभिक्रिया की दर कितनी आ गई, एन जीरो सिग्मा एन एक्स अपोन में डी टी। अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो हमने बेटा फ्लक्स पढ़ा था, फ्लक्स बराबर होता क्या है। देखो फ्लक्स क्या होता है, अगर अभिक्रिया में आपतित कणों के फ्लक्स की बात करें तो वही है, इसका फॉर्मूला अपने पास, फ्लक्स को लिखेंगे फाई से, और फाई बराबर किसके होगा, ये होगा एन जीरो अपोन में ए डी टी, ये हो गया किसका फॉर्मूला, फ्लक्स का। ठीक है, यहां से फ्लक्स के लिए मान क्या आएगा, आपतित कणों का फ्लक्स है, अगर मैं मान निकालूं फाई ए बराबर क्या हो जाएगा, एन जीरो अपोन में डी टी हो गया। यहां पर देखो एन जीरो अपोन में डी टी की जगह क्या लिख सकते हो आप, फाई ए लिख सकते हैं। तो क्या आएगा मान, डी एन अपोन में डी टी बराबर, आगे का मान क्या है बेटा, अपने पास जो मान आया एन जीरो अपोन में डी टी की जगह लिखेंगे फाई ए सिग्मा एन एक्स, ये कहलाती है अपनी अभिक्रिया की दर। बेटा ये अपना देखो इस यूनिट के 2 चैप्टर खत्म हो गए। ये जो अपनी यूनिट थी इसके 3 चैप्टर थे, एक तो ऊर्जा का चैप्टर था, एक नाभिकीय अभिक्रियाओं का चैप्टर था। नाभिकीय अभिक्रिया हमने पढ़ ली, नाभिकीय विखंडन पढ़ लिया, नाभिकीय संलयन पढ़ लिया और उनकी अभिक्रिया पढ़ ली। उनके बाद संरक्षण, आवेश का संरक्षण, क्यू मान, दहली ऊर्जा, ये अपना दूसरा चैप्टर था जो हमने पढ़ लिया। बेटा अब एक चैप्टर वो बचा हुआ है इसका, वो कौन सा है, अल्फा 6, गामा 6 और बीटा 6। तो अगला जो हम पढ़ेंगे चैप्टर वो आएगा अल्फा 6, गामा 6 और बीटा 6, वो पढ़ेंगे कल। ठीक है बेटा, थैंक यू।